माय चैनल बायोलॉजी अराइज। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसकी हमने एक वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक मेरी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलिए, आज हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या होता है पाचन तंत्र? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं। हम भोजन करते हैं ऊर्जा के लिए। हमारे जो आज के दैनिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, चलना फिरना घूमना, जो भी कार्य होते हैं दैनिक जीवन के, उन सब कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। ठीक है, तो हमें भोजन करना चाहिए, हमें भोजन से ही कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं। हमारे भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन आदि। ठीक है, कार्बो हम लिख लेते हैं कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जिसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल व विटामिन। ये सभी तत्व, ये पोषक तत्व कहलाते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं या ऊर्जा। ये हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करते हैं। और खनिज लवण व विटामिन, ये हमारे बॉडी बैलेंस के लिए आवश्यक होते हैं, यानी ये हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं। खनिज लवण, जल और विटामिन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सभी पदार्थ क्या होते हैं? हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में जरूरी होते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्यों को करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन करना चाहिए, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र। पाचन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। देखिए, हम अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर। शुगर को हम किसी भी तरह से खा सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो इसका सबसे सिंपल रूप होता है ग्लूकोज। सबसे सरलतम इकाई, सिंपल यूनिट जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल यूनिट होती है ग्लूकोज। हम अगर कार्बोहाइड्रेट को किसी भी रूप में खाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट लास्ट में पाचन होने के पश्चात वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में चेंज करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है या डाइजेशन कहलाता है। जटिल अणुओं को सरल अणुओं या जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अब देखिए, ये ऐसा तो नहीं है कि जटिल अणु सीधे ही सरल अणुओं में चेंज हो जाएंगे। इसके लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम और पाचक रसों की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें ऐसा लिखेंगे कि जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता या पाचक रसों की सहायता से, जटिल अणुओं का एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ये थी पोषक तत्वों के बारे में और जटिल अणुओं के पाचन के बारे में। क्या पढ़ा हमने, क्या जाना? देखिए, हम हमारे शरीर की ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन करते हैं। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। वे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान यानी एनर्जी देते हैं। और खनिज लवण, जल और विटामिन ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं, यानी शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। फिर आता है डाइजेशन यानी पाचन। पाचन किसे कहते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों या जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से या पाचक रसों की सहायता से सरल अणुओं में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वह पाचन कहलाती है। ये था पाचन तंत्र के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए हमारा पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। हमारा पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें आते हैं कुछ अंग और कुछ होती हैं ग्रंथियां, यानी ग्लैंड्स। हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें कुछ अंग और आती हैं ग्रंथियां। अंग देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले होती है आहार नाल, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल के कई भाग होते हैं, जैसे कि मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये होते हैं आहार नाल के भाग। दूसरी तरफ ग्रंथियां आती है, जिसमें पहली ग्रंथि आती है लार, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ये होते हैं हमारे पाचन तंत्र के भाग। पाचन तंत्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला भाग होता है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी आती है ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर इसके कुछ भाग होते हैं मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और ग्रंथियों में आती है लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये सब मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसका काम क्या होता है, हमारे भोजन का पाचन करना। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले भोजन को खाते हैं और खाने का काम होता है मुख का। तो सबसे पहले भोजन आएगा मुख में, मुख से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में अवशोषण होने के पश्चात अपचित भोजन को मलाशय या मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, पाचन, भोजन का पाचन छोटी आंत तक होता है। भोजन का पाचन छोटी आंत तक होगा। बड़ी आंत में आने के बाद भोजन का पाचन न होकर भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का पाचन न होकर भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत का काम होता है भोजन का अवशोषण करना। ये थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स। इसके द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। पोषण की 5 तरह की विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को चबाना या मुख में लेना। दूसरा आता है पाचन। जब हम भोजन को अपने मुख में चबा लेते हैं, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, हमारे अगले अंगों जैसे कि अमाशय में जाता है। वहां भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तीसरा आता है अवशोषण। अवशोषण, भोजन का पाचन होने के पश्चात उसका अवशोषण होना, जो कि कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। अगला आता है समांगीकरण। समांगीकरण, इसका मतलब होता है कि भोजन में पाचक रसों का सम्मिलित होना। और लास्ट होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, बहिक्षेपण का मतलब होता है भोजन के पाचन होने के पश्चात अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। ये है मानव में पोषण की 5 विधियां। चलिए, हमने कल पढ़ा था कि आहार नाल के 2 भाग होते हैं। सबसे पहले आहार नाल का पहला भाग देखते हैं, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। मुख गुहा, जब देखिए हम हमारा मुंह खोलते हैं तो एक बड़ी सी गुहा दिखाई देती है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। तो देखिए मुख गुहा में 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक होती है जीवा, जीवा, और दूसरे होते हैं हमारे दांत। एक होती है जीवा, दूसरे होते हैं दांत, जो हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। जीवा क्या करती है, जीवा भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है। जीवा भोजन के स्वाद का अनुभव करवाती है। उसके अलावा देखिए हमारे मुख गुहा में क्या पाई जाती है, लार और लार ग्रंथियां।
हमारी मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहली होती है कर्ण पूर्व, कर्ण पूर्व जो सबसे बड़ी होती है और गालों में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी होती है और गालों में पाई जाती है। दूसरी होती है अधोजंब, अधोजंब ये हमारे जबड़ों में पाई जाती है, जबड़ों में पाई जाती है। और तीसरी होती है अधोजीवा, अधोजीवा जो कहाँ पाई जाती है, हमारी जिह्वा में पाई जाती है। अब देखिए हमारी मुख गुहा में ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, लार का स्त्रवन करती है। और लार का कार्य क्या होता है, लार का कार्य होता है जो भोजन हम खाते हैं उसको चिपचिपा या लसलसा बनाने का जो काम होता है वो लार का होता है। लिखते हैं, लार भोजन को चिपचिपा व लसलसा बनाती है। लार भोजन को चिपचिपा व लसलसा बनाती है, ये होते हैं लार के कार्य और ये होते हैं हमारे मुख गुहा में। अब अगला पॉइंट आता है दांत। तो देखिए दांत, हमारे अंदर दांत 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक होते हैं अस्थायी दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, दूसरे होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अस्थायी दांत वो दांत होते हैं जो जन्म के समय बच्चे में निकलते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं, और एक बार टूटने के पश्चात जो नए दांत निकलते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं, और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। आगे देखिए, ये स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदनक, मोलर और प्रीमोलर। इन्हें हिंदी में कहेंगे च्वर्णक और अग्रच्वर्णक, अग्रच्वर्णक। ये होते हैं 4 प्रकार के दांत। इन दांतों का काम क्या होता है, कृतक का काम होता है कुतरना भोजन को, रदनक का काम होता है चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना, और इन दोनों दांतों के काम होते हैं चबाने का, चबाने का काम। ये होता है मुख गुहा में पाचन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, मुख गुहा में, मुख गुहा में 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक होती है जीवा, जिसमें 3 प्रकार की लार, जीवा क्या करती है, हमारे भोजन को या भोजन का स्वाद का अनुभव करवाती है। हमारी मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, कर्ण पूर्व, अधोजंब और अधोजीवा। ये क्या करती है, लार का स्त्रवन करती है। और लार का कार्य क्या होता है, लार का कार्य होता है भोजन को गीला और चिपचिपा या लसलसा बनाने का काम होता है हमारी लार का। दूसरी तरफ होते हैं दांत। दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृतक, रदनक, मोलर और प्रीमोलर। ये था मुख गुहा में पाचन। उसके अलावा एक छोटी सी चीज है कि हमारे मुख गुहा में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, इन एंजाइमों के नाम मैं यहाँ पे लिखती हूँ। हमारी मुख गुहा में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन व एमिलेज या एमाइलेज। इसका कार्य होता है स्टार्च का पाचन। 30% मुख गुहा में जो टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम होता है वो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग है। इस बात का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, और जहां पे स्टार्च का पाचन 30% मुख गुहा में ही हो जाता है, और किस एंजाइम के द्वारा, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। उसके अलावा देखिए, हमारी लार में म्यूकस पाई जाती है, जिसका काम होता है भोजन को गीला करना, भोजन को गीला बनाना। ये होते हैं मुख गुहा में पाचन। ये था इसके काम। अभी हम पाचन तंत्र को एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह की होती है इसकी संरचना।
एक बार इसको कुछ इसी तरह से समझते हैं। इस तरह का समझ लो हमारा पाचन तंत्र है। यहाँ पे होता है हमारा मुख, यहाँ होती है ग्रसनी, यहाँ होती है ग्रास नली, ये होता है हमारा अमाशय। अमाशय का जो ये अंतिम भाग होता है ये कहाँ खुलता है? छोटी आंत के ग्रहणी में। यहाँ होती है हमारी छोटी आंत, छोटी आंत, ये होती है हमारी बड़ी आंत। यहाँ होता है हमारा मलाशय, यहाँ होती है परिशेषिका या अपेंडिक्स, और ये होती है हमारी बड़ी आंत। इसी से समझते हैं हम हमारे पाचन तंत्र को। आगे देखिए, हमने क्या समझा? मुख गुहा में पाचन हमने पढ़ लिया है। आगे हमारा सेकंड पॉइंट आता है, मुख गुहा में पाचन हमने पढ़ लिया है, हमारा पाचन आगे आता है ग्रसनी में। ग्रसनी में पाचन, देखिए ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी या कंठ, तीसरी होती है कंठ ग्रसनी। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और तीसरी होती है कंठ ग्रसनी, जिसे बोलते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, देखिए इन तीनों का काम क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्रसनी और ग्रास नली, इन दोनों में भोजन का पाचन किसी भी तरह से नहीं होता है। इन दोनों का काम क्या होता है? मुख गुहा से आए हुए भोजन को एक गति प्रदान करना, और उस गति के द्वारा जो भोजन है वो अमाशय में पहुंचता है, और इस गति को क्रमांकुचन गति कहते हैं। क्या कहा मैंने? ग्रसनी और ग्रास नली में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। इन दोनों का कार्य सिर्फ भोजन को एक क्रमांकुचन गति प्रदान करना है, ताकि मुख गुहा से आया हुआ भोजन अमाशय में पहुंच पाए। आगे देखिए, ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी का कार्य ये होता है कि मुख से आए हुए भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम होता है मुख ग्रसनी का। नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी का काम ये होता है कि हम जो हमारे नाक के द्वारा जो वायु लेते हैं, जो श्वास लेते हैं, उसे हमारी बॉडी या हमारे शरीर के अंदर पहुंचाना। और तीसरा आता है कंठ ग्रसनी या घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। इसका काम यह होता है, इसका काम क्या होता है? ये इन दोनों को अलग रखता है, इन दोनों को अलग रखता है। जब हम ये कह सकते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं तो उस टाइम क्या होता है? घाटी ढक्कन इस नासा ग्रसनी को बंद कर देता है, ताकि हमारा खाया हुआ भोजन हमारी नासा ग्रसनी में न पहुंच पाए। ये है ग्रसनी में पाचन। थर्ड आता है हमारा ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में पाचन, देखिए ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी नली होती है, जिसका कार्य क्या होता है? भोजन को क्रमाकुचन गति प्रदान करना। उसके अलावा देखिए, ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन कहते हैं या एपिग्लोटिस कहते हैं। वो क्या करता है? भोजन को नासा ग्रसनी में जाने से रोकता है। हम लिख लेते हैं इसे, इसका कार्य क्या होता है। यह है 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी नली है, इसमें या इसके शीर्ष पर, इसके शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला पाया जाता है, पल्ला पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। यह भोजन को नासा ग्रसनी में जाने से रोकता है।
अगला पॉइंट है इसका अंतिम भाग अमाशय में खुलता है, अमाशय में खुलता है। इसका कार्य क्या होता है? नासाग्रसनी का कार्य होता है यह भोजन को कर्माकुचन गति प्रदान करती है। ये है ग्रास नली में पाचन। क्या है ग्रास नली में पाचन? 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी नली होती है जो भोजन को एक कर्माकुचन गति प्रदान करती है, जिसके शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं, जिसका कार्य क्या होता है? भोजन को नासाग्रसनी में जाने से रोकना। यह है ग्रास नली में पाचन। अगला थर्ड आता है हमारा, फोर्थ, अमाशय में पाचन। अमाशय में डाइजेशन इन स्टमक। अमाशय में पाचन देखिए, अमाशय कुछ इस तरह की आकृति का होता है। इस तरह की आकृति होती है अमाशय की। अमाशय जे आकृति का होता है, जिसका यह ऊपर वाला भाग होता है जठरागम, या इसे बोलते हैं कार्डियक भाग। ये बीच वाला भाग होता है मध्य भाग या फंडिस। और थर्ड आता है जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। ये है अमाशय की संरचना के बारे में। अमाशय जे आकृति की संरचना का होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, जठरागम या कार्डियक भाग, मध्य भाग या फंडिस भाग, और तीसरा होता है जठर निर्गमी भाग। ये होते हैं अमाशय के 3 भाग, जिसमें देखिए तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। यह है बायां भाग होता है जिसमें ऑक्सिंटिक नाम की कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। यह बायां भाग है जिसमें ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती हैं जो HCl का स्राव करती हैं, जो भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। ये होता है कार्डियक भाग का। अगला भाग आता है फंडिस भाग। इसमें इसका काम होता है भोजन को रोक के रखना। इसका कार्य होता है भोजन को रोक के रखना। अगला आता है जठर निर्गमी भाग, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन। देखिए स्टार्च का पाचन कहां से स्टार्ट हुआ? मुख गुहा से। उसी प्रकार प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होगा? अमाशय से, जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। उसके अलावा प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, वह सिर्फ एडल्ट्स या वयस्कों में पाया जाता है। तो देखिए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो दूध को दही में बदलता है, यानी दूध में पाया जाने वाला कैसिन को पैरा कैसिन में बदलता है। दूध में पाए जाने वाले केसिन को पैरा केसिन में बदलता है। ये है अमाशय में पाचन। देखिए अमाशय जे आकृति का होता है, जिसके 3 भाग होते हैं। जठरागम भाग, जिसमें ऑक्सिंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का स्राव करती हैं, ये भोजन को अम्लीयता प्रदान करते हैं। अगला भाग होता है फंडिस भाग, जो भोजन को रोक के रखता है।
एंड थर्ड होता है जठर निर्गमी भाग, जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है, और रेनिन क्या करता है दूध को दही या केसिन को पैरा केसिन में चेंज करता है। अमाशय में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक रुकता है। उसके अलावा जब हमने पढ़ा मुख गुहा में पाचन, तो वहां मैंने आपको बताया कि अब भोजन क्या करता है बोलस का रूप ले लेता है, लेकिन जैसे ही भोजन अमाशय में आता है यहाँ पे भोजन कायम के रूप में आगे जाएगा, कायम के रूप में, कायम के रूप में। ये है अमाशय में पाचन। हमारा 5th पॉइंट है छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पाचन। देखिए यहां हमने पढ़ा था अमाशय की कुछ इस तरह से आकृति होती है। अमाशय का ये भाग होता है जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। जो जठर निर्गमी भाग होता है वो खुलता है छोटी आंत में, वो खुलता है छोटी आंत में, कुछ इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, ये अंदर वाली होती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, शुद्रांत और अग्र शुद्रांत, अग्र शुद्रांत। ग्रहणी में पाचक रस का मिलना होता है, और इन दोनों भागों में पाचन व अवशोषण का कार्य, अवशोषण का कार्य होता है। और अमाशय का जो अंतिम भाग होता है वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ता है। देखिए छोटी आंत हमारे पाचन में, पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि छोटी आंत में पाचन यहाँ आके कंप्लीट होता है और सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, शुद्रांत और अग्र शुद्रांत। हमने पढ़े छोटी आंत में पाचन। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बड़ी आंत में पाचन से जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने 3 ग्रंथियां पढ़ी थी, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, जिसमें से हमने लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये है कि एक बहिस्त्रावी ग्रंथि भी है और एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि भी है। इसके द्वारा अग्नाशयी रस स्रावित होता है, अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जिसमें 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ये 3 तरह के एंजाइम अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। लाइपेज का कार्य होता है वसा का पायसीकरण, यानी कि हमने हमारे जो भोजन में जो वसा ली है उसका पाचन करना। आगे आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए प्रोटीन का पाचन हमने अमाशय से शुरू कर दिया था पढ़ना। अब वहां पे क्या हुआ था, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया गया था। अब पेप्टोन्स क्या होते हैं, छोटी आंत में आते हैं, जहां पे ट्रिप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदल दिया जाता है, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदल दिया जाता है। आगे आता है एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। हमने देखा था कि स्टार्च का 30% जो पाचन डाइजेशन होता है वो मुख गुहा में ही हो जाता है, बाकी का जो भी है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में आके होता है। ये थे छोटी आंत में पाचन। आगे हमने एक ग्रंथि और पढ़ी थी, यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, जिसके द्वारा पित्त लवण, पित्त लवण स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं,
जिसका कार्य क्या होता है, वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण, ये होता है पित्त लवण का कार्य। हमारा अंतिम आता है बड़ी आंत में पाचन, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में पाचन। देखिए बड़ी आंत की आकृति कुछ इस तरह की थी, कुछ इस तरह की। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला अंधनाल, वृद्धआंत्र, और तीसरा होता है मलाशय, मलाशय। चलिए डायग्राम में देखते हैं। यहां पे पाया जाता है अंधनाल, अंधनाल, यहां होती है वृद्धआंत्र, वृहद आंत्र, और यहां होता है हमारा मलाशय, यहां होता है मलाशय। देखिए इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं वृद्धआंत्र में। यहां होती है आरोही कोशिका, आरोही, जो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहां होती है अवरोही, जो 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहां होती है सिग्माकार, सिग्माकार, जो 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये है बड़ी आंत के कुछ भाग। देखिए जब भोजन अमाशय से होता हुआ छोटी आंत में आया, यहाँ पे था अमाशय, यहाँ पे आई छोटी आंत, छोटी आंत का यह भाग बड़ी आंत के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए छोटी आंत के इस भाग से भोजन आता है इस बड़ी आंत में, बड़ी आंत के अंधनाल में, यहां से होता हुआ जाता है वृद्धआंत्र में, और यहां से होता हुआ आता है मलाशय में। देखिए बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में केवल खनिज लवणों और विटामिन का अवशोषण होता है। और देखिए मलाशय, मलाशय 20 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो हमारे गुदा नाल से जुड़ी होती है, गुदा नाल से जुड़ी होती है। छोटी आंत में पाचन का कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, और भोजन का अवशोषण होने के बाद भोजन मलाशय में आता है और गुदा नाल के द्वार से होता हुआ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये थी हमारी पूरी पाचन की प्रक्रिया, जिसे हमने मुख गुहा से शुरू करके बड़ी आंत से मलाशय तक कंप्लीट किया है। ये था पाचन तंत्र। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पाचन तंत्र। अगला सिस्टम या अगला तंत्र पढ़ेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी अराइज से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।